तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने सुपर कमांडो ध्रुव की अतीत का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ओह, तो ये है दुश्मन की चाल। इस चाल की तारीफ तो मुझको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं इस क्रसर से लड़ने पर बाध्य हो गया हूँ। यही मेरा एकमात्र सूत्र है, और अगर इसने मुझे रिंग में ख़त्म कर दिया तो दुश्मनों का काम भी हो जाएगा और इस पर कोई केस भी नहीं बनेगा। इस फॉन्ट पर दस्तखत कर दीजिए मिस्टर ध्रुव। यह दृश्य देखकर किसी के होठों पर मुस्कान खेल गई। सुपर कमांडो ध्रुव, तो अपने मौत के परवाने पर दस्तक कर रहा है। रेफरी की सीटी बजी और फाइट शुरू हो गई। मुझे भी वार करने से पहले इसकी फाइटिंग स्टाइल समझनी होगी, ताकि ये ध्रुव ने किक का वार तो बचा लिया, लेकिन अपनी तरफ बढ़ते घूंसे को वह नहीं देख पाया। वह जोरदार था। इस बार ध्रुव ने अपना ध्यान क्रसर के बढ़ते घूंसों पर रखा और एक तेज किक उसके जबड़े से आ टकराई। ओह, मैं समझ गया। क्रसर सवाटे स्टाइल से लड़ता है, एक पुरानी फ्रेंच फाइटिंग स्टाइल जिसमें घूंसों और किकों का बराबर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, और इस स्टाइल का काट मुझे नहीं आता। ध्रुव की किक तो जोरदार थी, लेकिन इससे पहले कि उसका पैर दूसरा बार करने के लिए हवा में लहरा पाता, क्रसर की लात हवा में लहरा उठी और ध्रुव को ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया है। और उसके बाद ध्रुव के शरीर पर वार घन की तरह लगातार बरसने लगे। इतना सबक तेरे लिए काफ़ी होना चाहिए हिंदुस्तानी कीड़े। जा, टांगों के बीच में दुम दबाकर हिंदुस्तान वापस लौट जा। अपने कातिल बाप का अतिल जानने का ख्वाब छोड़ दे, वरना तेरे शरीर का सारा हिंदुस्तानी खून इसी रिंग में बहा। ओह, तू फिर से खड़ा हो रहा है। लड़ेगा मुझसे तो फिर मरने वाले की आखिरी इच्छा हम जरूर पूरी करते हैं। बहुत हो गया क्रसर, मैं न तो तेरी तरह क्रूर हूँ और न ही पेशेवर फाइटर, लेकिन कसम है मुझे अपनी रगों में बहते हिंदुस्तानी खून की। अब अगर तू मेरे बदन को अपने हाथों से छू भी सका तो मैं हिंदुस्तान लौट जाऊंगा। ऐसा है तो ले। ध्रुव का शरीर अब ज़्यादातर समय हवा में ही बिता रहा था, और क्रसर के बढ़ते हाथ ध्रुव के शरीर के बजाय उसके शरीर को छूकर आती हवा को ही टटोल पा रहे थे। अब क्रसर को लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर पत्थर तोड़ने वाली मशीन से कई बार गुजर कर निकला हो। और आखिरकार क्रसर की सहन शक्ति भी उसके साथ छोड़ गई, और उसकी टांगों की शक्ति भी। कुछ पलों तक चारों तरफ घनघोर सन्नाटा छाया रहा, और फिर एक कड़कदार आवाज़ गूंजी, सातरे की आवाज़। सवाटे बैंड आकर खत्म कर दो इस छोकरे को। किसी अनहोनी की आशंका से पूरे हॉल में लोगों का बाहर की तरफ भागना शुरू हो गया था। जब तक ध्रुव को कुछ समझ में आ पाता, तब तक वह चारों तरफ से घिर चुका था। शेर का शिकार करने के लिए जंगली कुत्तों की टोली आ गई थी, और उन्होंने हमला शुरू कर दिया था। ओह, मुझे घेर कर मारने का प्लान है, और ये प्लान उसी आदमी ने बनाया होगा जिसने सवाटे बैंड को बुलाया है। शायद ये कामयाब हो भी जाए, क्योंकि क्रसर से हुई लड़ाई ने मुझे बुरी तरह से थका दिया है। मुझे लड़ने के लिए रिंग से बाहर निकलकर खुली जगह पर जाना होगा। सवाटे बैंड आसानी से ध्रुव का पीछा छोड़ने वाला नहीं था, और ध्रुव भी इतनी आसानी से सवाटे बैंड के अपनी जान लेने के इरादे में कामयाब होने नहीं दे रहा था। लेकिन हमलावरों की तादाद ज़्यादा थी और ध्रुव पर कमजोरी धीरे धीरे हावी हो रही थी। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव की जान शरीर से निकलती, एक आश्चर्यजनक हादसा हुआ। सवाटे बैंड पर कोई और बिजली बनकर टूट पड़ा था, या यूं कहिए कि टूट पड़ी थी। अरे यह कौन लड़की है यहाँ पर ध्रुव की मदद करने के लिए आ गई। ध्रुव खुद भी चकित था। फ्रांस में मेरा मददगार कहाँ से पैदा हो गया। यह लड़की भी सवाटे की एक्सपर्ट लगती है। खैर, जो भी हो, इस व्यवधान ने मुझे संभलने का इतना मौका जरूर दे दिया है कि अब मैं खुद भी सवाटे बैंड से निपट सकता हूँ। ध्रुव और उसके रहस्यमय मददगार के संयुक्त हमले के सामने सवाटे बैंड का जल्दी ही बाजा बज गया। ये प्लान भी टैं टैं फिस हो गया लगता है। फिलहाल तो यहाँ से निकल लेना चाहिए। पूरी लड़ाई के दौरान ध्रुव की नज़रें सातरे पर ही जमी हुई थी। वह इस षड्यंत्र का सूत्रधार तो दुम दबाकर भाग रहा है, और अगर ये भाग गया तो फिर कुछ जान पाने का एक और रास्ता हाथ से निकल जाएगा। ध्रुव सातरे के पीछे लपका, लेकिन सातरे तक पहुंच नहीं पाया।
ओह! यह क्या? तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैं तो समझ रहा था कि तुम मेरे साथ हो। तुम गलत समझ रहे हो। मैंने सवाटे बैंड को सिर्फ़ इसलिए पीटा क्योंकि वे तुम्हारी जान लेने जा रहे थे, और मैं तुम्हारी जान किसी और को लेने नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारी जान पर मेरा हक है, सिर्फ़ मेरा। ओह! तुमने तो एक नया रहस्य खड़ा कर दिया। ख़ैर, हम अपना झगड़ा बाद में भी निपटा सकते हैं। फ़िलहाल मुझे उस मोटे के पीछे जाना है, वरना दूसरा मौका मुझे न जाने कब मिलेगा। दूसरे मौके की तो तुमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुमको अभी और यहीं पर ख़त्म कर दूँगी। ओह! वह तो निकल गया, और यह खबर ना तो मेरे लिए अच्छी है और न ही तुम्हारे लिए, क्योंकि अब तुम मेरा एकमात्र सूत्र बन गई हो। वैसे भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा मुझ पर हमला करने का क्या कारण है? वैसे तो यह मैं तुझे तभी बताती जब तेरी ज़िंदगी के सिर्फ़ चंद पल बचे होते, लेकिन अभी बताने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि तेरी ज़िंदगी चंद पलों में न सही चंद मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। सुन, तेरे हत्यारे बाप रघुवंशी ने दोस्ती की आड़ में एक पुलिस इंस्पेक्टर को अपने घर ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह इंस्पेक्टर जान गया था कि रघुवंशी का असली धंधा सरकारी लेबोरेटरी से तकनीकों को उड़ाना और फिर उनको दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों के हाथों में बेचना था। उस दिन रघुवंशी ने इंस्पेक्टर का खून तो जमीन पर बहा दिया, पर वह यह नहीं जानता था कि बहने से पहले वह खून मेरी रगों में दौड़ना शुरू हो गया था। वह इंस्पेक्टर मेरे पिता थे, और उस वक्त मैं अपनी माँ की कोख में थी। बरसों तक माँ ने यह राज मुझसे छिपाए रखा, पर मरने से पहले वह मुझे सब कुछ बता गई। तुम्हारा मक्कार बाप रघुवंशी मेरे पिता का गहरा दोस्त था। उस दिन जब पिताजी को रिपोर्ट मिली कि रघुवंशी की एस्टेट में चुराई गई तकनीकों को बेचा गया है, तो उन्होंने रघुवंशी को हमारे घर पर बुलाकर इस बारे में पूछताछ की। रघुवंशी ने इन सब बातों से अनजान होने का नाटक किया और पिताजी को अपनी एस्टेट की तलाशी लेने को आमंत्रित किया। दोस्त पर विश्वास करके पिताजी अकेले ही तलाशी लेने गए, और फिर वे कभी वापस नहीं आए। टुकड़ों टुकड़ों में उनकी लाश वापस आई। यह कहानी जानने के बाद मैंने पागलों की तरह रघुवंशी को ढूंढा, पर वह लापता हो चुका था। उसके खून से अपने दिल की आग बुझाने की हसरत हसरत मेरे दिल में रह गई। और फिर तेरे आने से यह पता चला कि श्याम नाम का बहुरूपिया रघुवंशी मर चुका है, लेकिन वह बलि चढ़ाने के लिए तुझे छोड़ गया, और इसलिए मैं आज तुझे नर्क में भेजकर अपने पिता को श्रद्धांजलि दूंगी और अपने दिल की आग बुझाऊंगी। ओह, अगर तुम इतना कुछ जानती हो तो रघुवंशी का पता भी जरूर जानती होगी, और बगैर वह पता जाने मैं तुमको यहाँ से भागने नहीं दूंगी। तू भूल रहा है ध्रुव कि मैं यहाँ पर भागने के लिए नहीं आई। भागने तो मैं तुझे नहीं दूंगी। मैं ज़्यादा देर तक इससे लड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं थकान महसूस कर रहा हूँ। इसको काबू में करने का कोई ना कोई रास्ता जल्दी ही निकालना होगा। लेकिन ध्रुव को रास्ता निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओह, यह क्या? यह पेजर का सिग्नल है। इसके दस्ताने में कोई पेजर रखा हुआ है। उस लड़की ने पेजर पर मैसेज पढ़ा। ओह, और उसकी नज़रों में परेशानी तैरने लगी, और अगले ही पल वह बाहर की तरफ भागी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि मेरी जान लेना भूलकर भाग रही है? खैर, कुछ भी हो, ये अगर भाग गई तो फिर मुझे हाथ पर हाथ धरकर बैठना होगा। लेकिन ध्रुव के उस तक पहुंच पाने से पहले ही वह एक मोटर साइकिल सवार से मोटरसाइकिल छीन चुकी थी। बचाओ! यह तो लगता है भागने में सफल हो जाएगी, क्योंकि मैं इसका पीछा। ओह, वह स्केटबोर्ड वाला बच्चा, इससे मेरा काम बन सकता है। मैं तुम्हारा स्केटबोर्ड ले जा रहा हूँ बेटे, तुम नया स्केटबोर्ड खरीद लेना। ध्रुव की टूटी फूटी फ्रेंच भाषा तो उस बच्चे के पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन नोटों की भाषा ने उसे सब समझा दिया। तेज ट्रैफिक के बीच से लहरा कर निकलते ध्रुव के दिमाग में विचारों की आंधियां चल रही थी। इस लड़की को आखिर ऐसा कौन सा मैसेज मिल गया जिसने इसे मुझे छोड़कर जाने पर बाध्य कर दिया? और इससे भी बड़ा सवाल यह कि इसे पता कैसे चला कि रघुवंशी का बेटा ध्रुव पेरिस में आया हुआ है। मेरे और इसके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। स्केटबोर्ड की स्पीड मोटरसाइकिल की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा। अरे, ये धमाके कैसे? ध्रुव का ध्यान एक पल के लिए धमाकों पर गया, और उस एक पल में वह लड़की न जाने कौन से मोड़ में मुड़ गई थी। अरे, वह लड़की तो न जाने कहाँ गायब हो गई है। वैसे भी धमाकों की आवाज़ से भगदड़ मच गई है, और उस लड़की को ढूंढ पाना असंभव है। शायद उस लड़की के इधर आने और इन धमाकों में कुछ संबंध है। इन धमाकों का कारण मुझे ही जानना होगा।
इन धमाकों का केंद्र थी फ्रेंच सरकार की रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस लैब की इमारत। पीछे रहो, कोई पुलिस बैरियर पार करने की कोशिश ना करे। वेरा, यह सब क्या हो रहा है? ये धमाके कैसे हैं? ध्रुव, तुम यहाँ पर कैसे? खैर, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। जिक्सा नाम के एक खतरनाक अपराधी ने इस लैब में से एक नई तकनीक चुराने की कोशिश की है। वह इस वक्त अंदर ही है। बाहर निकलने की कोशिश में वह भयंकर गोलाबारी करेगा। जान जाने का खतरा है। तुम जाओ यहाँ से। मैं उनको पकड़ने में तुम्हारी पुलिस की मदद कर सकता हूँ। वेरा, मुझे अंदर जाने दो। वहीं रुक जाओ ध्रुव, कमिश्नर साहब के सख्त आदेश है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को बैरियर के पार ना आने दिया जाए। कहाँ है कमिश्नर साहब? मैं खुद उनसे बात करता हूँ। इस वक्त वे यहाँ पर नहीं है और फ्रेंच पुलिस को तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अंदर तो जाना ही होगा वेरा। मैं किसी की तलाश में यहाँ तक आया हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वह इसी इमारत के आसपास कहीं पर छुपी हुई है। अगर तुम अंदर जाने के लिए मजबूर हो तो मैं भी अपने फर्ज के कारण तुमको रोकने के लिए मजबूर हूँ और इसके लिए मुझे सचमुच खेद है। हवा में उड़ता हुआ ध्रुव का शरीर बैरियर के पार जाकर गिरा, लेकिन इससे पहले कि ध्रुव जमीन से उठकर कुछ और कर पाता, उसकी नज़र बगल में खड़ी मोटरसाइकिल पर पड़ी। अरे, यह तो वही मोटरसाइकिल है जिस पर वह लड़की। तभी उसकी नज़र पड़ी इमारत की छत से बंधे उड़ रहे गुब्बारे पर, जो रस्सी टूट जाने के कारण हवा में उड़ता हुआ दूर जा रहा था। और इस दृश्य ने ध्रुव के दिमाग से मोटरसाइकिल की याद निकाल दी। अरे, यह ब्लिम्प हवा में उड़कर पूर्व की तरफ जा रहा है, जबकि छत पर लगा हुआ झंडा बता रहा है कि हवा पश्चिम की तरफ चल रही है। यानी वह ब्लिम्प अपने आप नहीं उड़ रहा बल्कि उड़ाया जा रहा है। मतलब साफ है, इस ब्लिम्प के अंदर कोई बैठा हुआ है और वह वही आदमी हो सकता है जिसने लेबोरेटरी पर हमला किया है, जिक्सा। फिलहाल मुझे उस रहस्यमय लड़की की परवाह नहीं है, उसको तो अब मैं ढूंढ ही लूँगा। इस वक्त मेरा पहला फर्ज मेरी आंखों के सामने हो रहे अपराध को रोकना है और यह काम मुझे अकेले ही करना होगा। हेलो हैंडसम। क्योंकि जब तक मेरे पास मेरी बात का कोई ठोस सबूत नहीं होगा तब तक फ्रांसीसी पुलिस मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगी। अरे, यह ब्लिम्प तो एफिल टावर की तरफ जा रहा है और इसकी गति भी धीमी हो रही है। अब मैं समझ गया कि इन अपराधियों के भागने का रास्ता क्या है। ये ब्लिम्प से एफिल टावर पर उतरकर भाग निकलना चाहते हैं। रास्ता तो अच्छा चुना है, लेकिन मैं अभी इनकी अच्छी किस्मत को खराब किस्मत में बदल देता हूँ। ध्रुव का ख्याल एकदम सही था। जिक्सा ब्लिम्प से एफिल टावर पर उतर रहा था। वह रहा, लेकिन मैं इसके नीचे आने का इंतजार नहीं करूंगा। मैं इसे ऊपर जाकर ब्लिम्प सहित ही पकड़ूंगा रंगे हाथों। जिक्सा न जाने इतनी देर तक ऊपर ही क्यों रुका हुआ है। मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। अब यहाँ से चुपचाप निकल लेना चाहिए। चुपचाप का काम वही करते हैं जिनके दिल में चोर हो जिक्सा, लेकिन तुम तो साक्षात चोर के चोर हो। ध्रुव, ओफ, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। तू मेरे काम में टांग अड़ाने यहाँ तक पहुँच गया। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानते हो, पर कैसे? सच जानना चाहते हो? दरअसल हमारा तुम्हारा धंधे का भी संबंध है और ख़ानदान का भी। इसलिए झगड़ा छोड़कर हाथ मिला लो तो हमारा भी फायदा है और तुम्हारा भी। चांदी ही चांदी है। हाथ तो जरूर मिलाऊंगा जिक्सा, लेकिन ज़रा जोर से। आखिर हमारा तुम्हारा खानदानी संबंध है तुम्हारे हिसाब से। इसलिए ज़रा नकाब हटाकर तुम्हारा चेहरा देख लिया जाए और मुंह दिखाई भी दे दी जाए। मुझे सचमुच बड़ा आश्चर्य है कि तू यहाँ तक मेरे पीछे पीछे पहुँच गया, लेकिन शायद यमराज की इच्छा यही है कि तेरी जान मेरे हाथों से निकले। इसके वार में तो वैसी ही अमानवीय शक्ति है जैसे लूका में थी। यानी इसका और लूका का आपस में ज़रूर कुछ संबंध है और इस तर्क के अनुसार तो इसका और मेरा संबंध भी कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। शायद इसके इस कथन में सच्चाई है कि मेरा और इसका खानदानी संबंध है, और अगर ऐसा है तो यह अकेला ही मेरी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। लेकिन इसको बगैर काबू में करे कुछ भी पूछ पाना असंभव है, और इसको काबू में करना बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बराबर है। सिर्फ एक ही चीज़ मेरी मदद कर सकती है, इसका लबादा, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी सारी फुर्ती का इस्तेमाल करना होगा। इससे पहले कि जिक्सा ध्रुव की योजना को समझ पाता, वह अपने ही लाबादे के घेरे में कसा जा चुका था और उसके निकलने की कोशिश कर पाने से पहले ही ध्रुव उस पर बुरी तरह से टूट पड़ा था। अब तेरे कस बल ढीले हो चुके हैं जिक्सा। अब मैं तुझे ले जाकर सीधे कमिश्नर साहब के हवाले कर दूंगा। वही तुझसे उगलवाएंगे कि इसको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ध्रुव बेटे।
ये मैं यहीं पर आ गया हूँ। कमिश्नर साहब, ओह थैंक गॉड, आप भी ज़रूर ब्लिम्प का पीछा करते करते यहाँ तक आए होंगे। नहीं बेटे, मेरे यहाँ पर इस वक्त आना तो बहुत पहले से ही तय हो चुका था, क्योंकि जिक्सा के इस ब्लिम्प से उतरने के बाद मुझे ही इसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना था। क्या? यानी तुम इस अपराधी से मिले हुए हो? ठीक समझे, पर हिलना मत, क्योंकि मैं सात्रे जैसा मूर्ख नहीं हूं जो तुमको क्रसर के हाथों मरवाने की मामूली योजना तक को अंजाम न दे सका। ओह, यानी तुम शुरू से ही मुझे मरवाने की योजनाओं को जानते थे? अरे उनमें से कई योजनाएं तो मैंने खुद बनाई हुई थी। जिक्सा, फिलहाल तुम ब्लिम्प पर ही चढ़कर यहाँ से निकल लो। अभी मिस्टर ध्रुव को ख़त्म करने से पहले मुझे इनको कुछ बातें बतानी है, ताकि मरने के बाद इनकी आत्मा भटकती ना रहे। जिक्सा तेजी से ब्लिम्प पर रस्सी के सहारे चढ़ने लगा और कुछ ही पलों बाद ब्लिम्प में सवार जिक्सा एफिल टावर से दूर जा रहा था। हाँ तो ध्रुव बेटे, मैं बता रहा था कि तुमको मारने की कुछ योजनाएं मैंने ही सात्रे को सुझाई थी। दरअसल सिर्फ तुमको मारने की नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप को मारने की योजना भी मैंने ही बनाई थी। ओह, यानी हमारा तुम्हारा नाता काफ़ी पहले से ही शुरू हो चुका था। हाँ, और मेरा वश चलता तो इस नाते को मैं 25 साल पहले ही ख़त्म कर देता। उस वक्त मैं एक इंस्पेक्टर था और पुलिस की नौकरी मैंने इसलिए ज्वाइन की थी ताकि जिक्सा की इस उसके धंधे में मदद कर सकूं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के कुछ पुलिस वाले को ईमानदारी की खुजली हो गई थी। इंस्पेक्टर ल्यूबेक भी उन्हीं में से एक था। वह तुम्हारे बाप रघुवंशी का गहरा दोस्त भी था। उसको न जाने कहाँ से जिक्सा के ठिकाने के बारे में जानकारी हाथ लग गई। उसने मुझसे जिक्सा के अड्डे पर रेड करने के लिए एक पुलिस पार्टी तैयार करने को कहा, और तब मैंने एक और कुटिल योजना तैयार कर ली। मैंने उससे रेड करने से पहले रघुवंशी की मदद लेने को कहा। रघुवंशी की मदद क्यों? वह कैसे मदद कर सकते थे? यह बता दूंगा तो जिक्सा के कई राज खुल जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि एफिल टावर के भी कान होते हैं। खैर, श्याम यानी रघुवंशी ल्यूबैक को अपने साथ ले गया वहाँ पर जहाँ पर हम सब पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। ल्यूबैक को तो हमने वहीं पर लूका से मुझे पता चला था कि जैक्स ने तुमको बताया था कि उसने एक पुलिस वाले को दो गुंडे टाइप लोगों से बात करते सुना था। वे दोनों सातरे के आदमी थे और वह पुलिस वाला मैं था। 25 साल पहले मैं इंस्पेक्टर था और अब तरक्की करते करते कमिश्नर बन गया हूँ। जब मुझे पता चला कि तुम फ्रांस आ रहे हो तो रघुवंशी से संबंधित सारी जानकारी को मैंने मिटा दिया, और अब मैं तुमको भी मिटा दूंगा। नहीं कमिश्नर, ल्यूबेक को तो हमने वहीं पर काट डाला, लेकिन रघुवंशी हमारे हाथों से बचकर भाग निकला। हमने रघुवंशी को ल्यूबेक का कातिल घोषित कर दिया और चारों तरफ पुलिस फोर्स उसको ढूंढने के लिए फैला दी। तेरे जिंदगी लेने के दिन खत्म हुए। अब तू किसी मच्छर तक को मारने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तुझे अब तभी छोड़ूंगी जब तू एक जिंदा लाश में तब्दील हो जाएगा। ओह, यानी ध्रुव पहले से ही मदद लेकर आया था और उसके साथ तूने भी मेरी सारी बातें सुन ली है। पर कोई बात नहीं, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और तुम लोगों की बात का कोई यकीन नहीं करेगा। सबूत की ज़रूरत अब किसे है हत्यारे? ये देख, इस पुलिस ट्रांसमीटर को तो तू पहचानता ही होगा। जब तू ध्रुव को अपना कारनामा सुना रहा था तभी मैंने इसको ऑन कर दिया था, और इसके ज़रिए तेरा पूरा बयान हर पुलिस कार और हर पुलिस चौकी पर सुना जा चुका होगा। ये ट्रांसमीटर तुम्हारे पास कैसे आया? कौन हो तुम? आज से पहले तो मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। कमाल है कमिश्नर, तुम अब तक उस लड़की को नहीं पहचान पाए जिसके बाप ल्यूबैक को तुमने काट काट कर मार मार दिया था, और जो इतने दिनों तक तुम्हारे ही डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, मिस वेरा से। वेरा? मिलिए मिलिए मिस वेरा से। वेरा? हाँ वेरा, तुम्हारी साजिश की वजह से मैं ध्रुव को अपना अपराधी मानकर उसका पीछा कर रही थी, लेकिन ध्रुव का पीछा करने की वजह से ही मुझे असली कातिल यानी तुम्हारा पता चल गया, और अब बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दो, क्योंकि मेरे मैसेज के कारण चारों तरफ से पुलिस पेट्रोल कारों ने आकर एफिल टावर को घेर लिया है। अगर मेरा मरना निश्चित है तो तुम दोनों भी मेरे साथ ही मरोगे। तू भूल गया कमिश्नर, मैंने अभी तुझे बताया था कि तेरे जान लेने के दिन खत्म हो गए हैं। अब तेरे
अपने पापों को गिनने और अपने साथियों का नाम बताने के दिन आ गए हैं। कमिश्नर ध्रुव का वार कमिश्नर को काफ़ी जोर से लगा था, इसलिए न तो वेरा को दूसरा वार करने की ज़रूरत पड़ी और न ही ध्रुव को। ये तो बड़ा कमज़ोर निकला, एक ही वार में बेहोश हो गया। खैर, इसको तो 5 मिनटों के अंदर पुलिस वाले आकर ले ही जाएंगे, पर तुमने मुझे कैसे पहचान लिया ध्रुव? जब मैं तुम्हारा पीछा करते करते लैब तक पहुंचा, तब तक मैंने तुमको नहीं पहचाना था, लेकिन जब तुमने वेरा के रूप में मुझे उठाकर बैरियर के पार फेंक दिया तो मैं तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल को पहचान गया। और जब गिरने के बाद मैंने बगल में खड़ी मोटरसाइकिल देखी तो मेरा रहा सहा शक भी दूर हो गया। मैं समझ गया कि तुम ही फुर्ती में अपना वेश बदल कर घटना स्थल पर आ गई हो। मैं बेकार ही अपने आप को ज़्यादा चालाक समझ रही थी। बचो वेरा, जबकि जबकि तुम। अरे, ध्रुव ने वेरा को तो इस उस किक से बचा लिया, मगर खुद नहीं बच पाया। नीचे गिरते हुए भी ध्रुव ने अपने होशोहवास कायम रखे। अब भी बचने का एक रास्ता खुला हुआ है। जिस स्टार लाइन से मैं ऊपर चढ़ा था वह अभी भी टावर से लटक रही है। अगर मैं अपनी गिरने की दिशा जरा सी बदल सकूं तो स्टार लाइन मेरे हाथ में आ सकती है। लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बाद भी ध्रुव स्टार लाइन तक नहीं पहुंच पाया। ये कोशिश करनी बेकार है। ये टावर नीचे से चौड़ी होती जाती है। किसी तरह इसके किसी कोने को ही पकड़ना होगा, वरना मेरा बच पाना असंभव। अरे, यह क्या? यह तो काकातुआ है। कुछ ही पलों बाद स्टार लाइन ध्रुव के हाथ में थी। शाबाश काकातुआ, तू मेरे पीछे पीछे फ्रांस तक शायद मेरी जान बचाने के लिए ही आया है। ध्रुव की जान तो बच गई थी, लेकिन वेरा की जान खतरे में पड़ गई थी। तू क्या समझती है लड़की? मैं तुम दोनों को सच्चाई बताने के बाद जिंदा छोड़ दूंगा? नहीं, कभी नहीं। वेरा का पूरा शरीर झंझना उठा और फ्रांसवा ने अपने अपने ध्यान को ध्रुव की तरफ मोड़ दिया। ओह, तू बच गया है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। तू एक बार गिर कर बच गया है ध्रुव, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। अब मैं तेरी स्टार लाइन के साथ साथ तेरी जिंदगी का डोर भी काट दूंगा। चाकू की धार पर स्टार लाइन आ टिकी और धीरे धीरे नाइलो स्टील से बुने ताने बाने कटने लगे। ध्रुव समय रहते फ्रांसवा तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन कोई और फ्रांसवा तक पहुंच सकता था। हवा में पंख फड़फड़ाए और फ्रांसवा जब तक पलट कर कुछ देख पाता, तब तक उसका शरीर नीचे की तरफ रवाना हो चुका था और ध्रुव की तरह उसको बीच में रोक लेने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। और ऊपर, ओह, तुम बच गए ध्रुव, शुक्र है भगवान का। भगवान के साथ साथ काकातुआ का भी शुक्रिया अदा करो वेरा। लेकिन तुम तो ठीक हो ना? आज से ज़्यादा ठीक मैं कभी नहीं थी। आज मेरा बदला पूरा हो गया। ठंडक पड़ गई मेरे दिल को। ओह, एक बात तो मैं तुमसे पूछना भूल गया वेरा। उस पेजर पर ऐसा क्या मैसेज आया था जो तुम तुरंत रोंदोवी डोइन से भाग खड़ी हुई थी? हमारी पुलिस फोर्स में हर पुलिस वाले के पास पेजर रहता है, ताकि अगर कार फोन से किसी कारण संपर्क न हो सके तो पेजर के जरिए सूचना दी जा सके। मेरे पेजर पर लैब पर जिक्सा के अटैक का ही मैसेज आया था और हर पुलिस वालों को वहां पर पहुंचने की सख्त ताकीद की गई थी, इसलिए मुझे तुरंत भागना पड़ा। ओह, समझा। लेकिन कमिश्नर की मौत के साथ साथ मेरे सामने के कई रास्ते बंद हो गए हैं। अब मैं उन लोगों तक कैसे पहुंचूंगा जिन्होंने मेरे पिता को फंसाने का षड्यंत्र रचा? मैं अब भी तुम्हारी एस्टेट को ढूंढ सकती हूँ ध्रुव। शायद इसी तरह से मैं तुम्हारा एहसान चुका सकूँ। तुम ठीक कहती हो तुम ठीक कहती हो। और अब तो काकातुआ भी हमारे साथ है। अब मुझे मेरी मंजिल मिल कर ही रहेगी। समाप्त।